इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू की क्लास में आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, एलटी एवं जीआईसी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है, एक तरफ सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट में कुछ अर्थशास्त्र के सिद्धांत दिए गए हैं और सूची सेकंड में उन सिद्धांत के प्रतिपादकों के नाम दिए गए हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अदृश्य हस्त, तो अदृश्य हस्त या अदृश्य हाथ की संकल्पना अर्थशास्त्र में किसके द्वारा दी गई है, पूछा गया है। तो अदृश्य हाथ की संकल्पना एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी। तो फर्स्ट का मिल जाएगा, मिलान होगा सेकंड से। वॉरियर नाइट, वॉरियर नाइट शुम्पीटर द्वारा प्रकाशित किताब है। पीक्यूएलआई, पीक्यूएलआई मॉरिस डी मॉरिस द्वारा दिया गया सूचकांक का नाम है। और मूल्य आधिक्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिया गया था। तो इस प्रकार से फर्स्ट का मिलेगा सेकंड से, सेकंड का मिलान होगा थर्ड से, थर्ड का मिलान होगा फोर्थ से और फोर्थ का मिलान होगा फर्स्ट से। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? ए में तो है नहीं, बी में 2 है, 3 है, 4, बी सही हो जाएगा। फर्स्ट का बी सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, तो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जो है महालनोबिस मॉडल से संबंधित है, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। तो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था महालनोबिस 3 से मिल जाएगा। 3 आवश्यक न्यूनतम प्रयास, तो आवश्यक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में लेवेंस्टीन द्वारा दिया गया था। तो सेकंड का मिल जाएगा 4 से। बिग पुश सिद्धांत, ये भी विकास एवं आयोजन का सिद्धांत है। बिग पुश सिद्धांत रोजेंस्टीन रुडान द्वारा दिया गया था। ये सब याद करने वाले सिद्धांत हैं। ये मिल जाएगा 1 से, 3 का 1 से मिल जाएगा। और चौथे नंबर पे श्रमिकों की असीमित पूर्ति का सिद्धांत, तो श्रमिकों की असीमित पूर्ति का सिद्धांत आर्थर लुईस द्वारा दिया गया था। तो ये मिल जाएगा सेकंड से। फोर्थ का मिल जाएगा सेकंड से। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आंसर? 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 किस ऑप्शन में है? बी में है, बी सही हो जाएगा। इसका सेकंड नंबर का बी सही हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन, प्रबंधकीय उद्यम का मॉडल किससे संबंधित है? आर ए गॉर्डन, बी आर मॉरिस, सी बामल, डी रॉबिन्सन। तो प्रबंधकीय उद्यम का मॉडल जो है मॉरिस द्वारा दिया गया था। प्रबंधकीय उद्यम मॉरिस द्वारा नहीं दिया गया था। प्रबंधकीय उद्यम का मॉडल जो है वह विलियमसन द्वारा दिया गया था। विलियमसन इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बामेल द्वारा जो मॉडल दिया गया था, बामेल का मॉडल बाजार से संबंधित जो मॉडल था वह था फर्मों के उद्देश्य के रूप में बिक्री अधिकतमीकरण। तो बामेल का मॉडल था बिक्री अधिकतमीकरण। और मॉरिस का मॉडल जो था, मॉरिस का मॉडल था समृद्धि अधिकतमीकरण, मतलब फर्म के उद्देश्य के रूप में समृद्धि अधिकतमीकरण मॉडल का मॉरिस का मॉडल था। और विलियमसन का जो मॉडल था वह प्रबंधकीय उपयोगिता अधिकतमीकरण से संबंधित था या प्रबंधकीय उद्यम मॉडल से संबंधित था। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें कोई आंसर सही नहीं है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में वित्त मंत्री हैं पीयूष गोयल, शक्तिकांत दास, मीरा कुमार, कोई नहीं। तो शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं, वो
वित्त मंत्री वर्तमान में भारत की 38वें नंबर की निर्मला सीतारमण है। इसमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कोई नहीं का मतलब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। भारत के वित्त मंत्री के संबंध में कुछ तथ्य हैं, उनको जान लेते हैं। क्या तथ्य हैं? वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं भारत की, वह निर्मला सीतारमण हैं, जो भारत की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री हैं। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री आंशिक बनी थी, जो 1970 से 71 एक वर्ष के लिए भारत की वित्त मंत्री बनी थी। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट या प्रथम वित्त मंत्री की अगर बात की जाए तो षडमुखम चेट्टी, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। और परतंत्र भारत के मतलब ब्रिटिश के समय अगर भारत के प्रथम वित्त मंत्री की बात की जाए तो वह लियाकत अली थे, जो 1946 से 47 के बीच में भारत के वित्त मंत्री बने और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से संबंधित थे। और नई आर्थिक नीति के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। तो ये भारत में वित्त मंत्रियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार कितनी निवेश राशि वाले उद्यमों को मध्यम उद्योग के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 5 करोड़ से 10 करोड़ निवेश वाले राशि को मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। उद्योग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की नई परिभाषा के अंतर्गत 2020 में MSME की नई परिभाषा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें टर्नओवर एवं निवेश के आधार पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को परिभाषित किया गया है, जो विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के लिए समान है। तो सूक्ष्म उद्योग किसे कहा गया है? जिसमें 1 करोड़ से कम का निवेश होगा। लघु उद्योग जिसमें 1 से 10 करोड़ का निवेश होगा। और मध्यम उद्योग जिसमें 10 से 20 करोड़ तक का निवेश होगा। लघु उद्योग में 1 से 10 करोड़ तक का निवेश होगा, मध्यम में 1 से 20 करोड़ तक का, और सूक्ष्म उद्योग में 1 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा। इसके अलावा टर्नओवर या कारोबार की क्या सीमा रखी गई है? तो सूक्ष्म उद्योग में 5 करोड़ से कम का कारोबार अगर होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के लिए सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा। लघु उद्योग में 5 से 50 करोड़ का अगर टर्नओवर होगा तो उसे लघु उद्योग कहा जाएगा। और मध्यम उद्योग में 50 से 100 करोड़ टर्नओवर वाले उद्योग को मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से 2020 में MSME के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की नई परिभाषा निर्धारित की गई है सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में उन किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है जिनके पास भूमि होती है। तो ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत किसान के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, कृषि संबंधी जनगणना निम्न में से किस अंतराल पर की जाती है? प्रतिवर्ष की जाती है, 3 वर्ष में एक बार की जाती है, 5 वर्ष में एक बार की जाती है, 10 वर्ष में एक बार की जाती है। तो कृषि जनगणना जो है 5 वर्ष में एक बार की जाती है। वर्तमान में 2021-22 भारत की 11वीं कृषि जनगणना कराई जा रही है भारत सरकार द्वारा, और जो अगस्त 2022 से चालू की गई थी। इसको 2020 में ही करवाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे 2 वर्ष के लिए टाल दिया गया था, क्योंकि 10वीं जनगणना जो है कृषि जनगणना का समय 2015 से 20 तक था। और अगर भारत की फर्स्ट कृषि जनगणना की बात की जाए तो 1970 से 71 से 5 वर्ष तक के लिए चालू की गई थी। भारत में जो वर्तमान में 11वीं कृषि जनगणना कराई जा रही है, तो यह फर्स्ट जनगणना है जिसमें डेटा संग्रहण के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से भारत की कृषि जनगणना जो है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कराई जाती है।
तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला 8 नंबर, किसी राष्ट्र की जननांकी लाभांश की घटना किससे संबंधित है? कुल जनसंख्या में तेज गिरावट, शिशु मृत्यु दर में गिरावट, लिंगानुपात में वृद्धि, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या वृद्धि। तो जननांकी लाभांश कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? तो 15 वर्ष से अधिक और 64 वर्ष से कम ऐसे महिला एवं पुरुष जो इस उम्र के अंतर्गत आते हैं उसे कार्यशील जनसंख्या माना गया है। और आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं? तो आश्रित जनसंख्या 0 से 14 वर्ष तथा 65 वर्ष प्लस जो उम्र के लोग हैं उसे क्या कहा जाता है? आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। तो दोनों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्यशील जनसंख्या की उम्र क्या है और आश्रित जनसंख्या की उम्र क्या है। तो कार्यशील जनसंख्या की उम्र 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग के समूह के लोगों को कार्यशील जनसंख्या और 0 से 14 और 65 प्लस आयु वर्ग के लोगों को आश्रित जनसंख्या की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भारत निर्माण का भाग नहीं है? ग्रामीण आवास है, ग्रामीण टेलीफोन है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ग्रामीण विद्युतीकरण है। तो भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं भारत निर्माण कार्यक्रम के? सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युत और संचार। कौन घटक हैं? सिंचाई 1, सड़क 2, आवास 3, जलापूर्ति या जल 4, विद्युत 5 और संचार 6। तो भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 घटक प्रमुख हैं, जिसमें से कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला, जनसंख्या प्रतिस्थापन की कुल प्रजनन दर क्या है? तो जनसंख्या प्रतिस्थापन की कुल प्रजनन दर 2.1 है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, बाल लिंगानुपात की गणना के लिए संगत आयु समूह है। तो बाल लिंगानुपात की गणना के लिए जो आयु समूह है 0 से 6 वर्ष रखा गया है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात जो है 919 है तथा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है 972 और सबसे कम 834 हरियाणा का है लिंगानुपात। तो इस प्रकार से बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु के बालकों की गणना की जाती है बाल लिंगानुपात में। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 919 बाल लिंगानुपात है, 972 सबसे ज़्यादा हरियाणा का बाल लिंगानुपात है और 834 सबसे कम लिंगानुपात, 972 सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे कम 834 हरियाणा का लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने आय कर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर राहत के उन्मूलन की सिफारिश की थी? चलैया समिति, केलकर समिति, सोम समिति, रेड्डी समिति। तो चलैया समिति ने आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत आयकर छूट का प्रावधान करने की बात कही थी। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? तो इसमें जेंडर भेदभाव जो है वह महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें जेंडर के भेदभाव की बात की गई है। अगला, निम्न चित्र में कर का संपूर्ण भाग क्रेता अदा करेगा। कि इस चित्र में क्रेता के कौन अदा करेगा? तो अगर मांग की लोच पूर्णतया लोचदार है, एक्स अक्ष के जब समांतर होगी तो उस कर का संपूर्ण भाग विक्रेता वहन करेगा, या कह सकते हैं जब अनंत होगी मांग की लोच तो कर का संपूर्ण भाग विक्रेता वहन करेगा। और मांग की लोच जब पूर्णतया बेलोचदार हो, 0 होगी या वाई अक्ष के समांतर होगी तो कर का संपूर्ण भाग क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये मांग की लोच 0 है या एक्स वाई अक्ष के समांतर है आरेख में, तो यह क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। 14 ये सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? गांधीवादी, मिश्रित, समाजवादी, पूंजीवादी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। अगला 16 नंबर, त्वरक का सबसे नज़दीकी संबंध किससे है?
तो त्वरक का सबसे नज़दीकी संबंध जो है मांग की वृद्धि दर से है। सही हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन, त्वरक गुणांक व्यक्त किया जाता है तो त्वरक गुणांक डेल्टा आई अपान डेल्टा सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। डेल्टा आई अपान डेल्टा सी किस ऑप्शन में है? डेल्टा आई अपान डेल्टा सी बी ऑप्शन में है, तो बी सही हो जाएगा 17। 18 नंबर क्वेश्चन, रोजगार गुणक का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो रोजगार गुणक का प्रतिपादन कीन्स के द्वारा, जेबीसे के द्वारा, आर.एफ. काहन के द्वारा, हिग्स के द्वारा। तो कीन्स द्वारा जो है निवेश गुणक का प्रतिपादन किया गया था, आर.एफ. काहन द्वारा रोजगार गुणक का प्रतिपादन किया गया था। तो इसमें रोजगार गुणक पूछा गया 18 में, तो 18 का सी सही हो जाएगा। आर.एफ. काहन द्वारा निवेश गुणक का प्रतिपादन किसने किया था? तो निवेश गुणक का प्रतिपादन जे.एम. कीन्स द्वारा किया गया था, 19 ए सही हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, एमपीसी दिया है, एमपीसी 0.8 दिया है, गुणक पूछा गया है, तो के बराबर गुणक बराबर 1/1 माइनस एमपीसी होता है। एमपीसी कितना दिया गया है? 1/1 माइनस 0.8, तो 1/0.2 हो जाएगा। तो ये दशमलव हटेगा, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 से 10 को भाग करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। गुणक का मान हो जाएगा 5। 5 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। अगला, कौन त्वरक सिद्धांत से जुड़ा नहीं है? तो त्वरक सिद्धांत से कीन्स नहीं जुड़े हैं, बाकी सब जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्न चित्र में प्रदर्शित है, क्या प्रदर्शित किया गया है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकृत बाजार। तो इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकृत या एकाधिकार बाजार दिखाया गया है, तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा 22 का। 23, व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, कथन है एसी पिगू का, आरजी हार्ट्रे का, कीन्स का, शुम्पीटर का। तो व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, यह कथन हार्ट्रे का है। 23 बी सही हो जाएगा। 24, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी 1948 में, 1957 में, 1956 में, 1947 में। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था 1948 में अपनाई गई थी। 24 से सही हो जाएगा। 25, वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य देश हैं? 160, 161, 162, 164। तो डब्ल्यूटीओ में वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं और 164वां जो सदस्य है वह अफगानिस्तान है। 164 सदस्य देश हैं। तो इस प्रकार से 25 का सही आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आगामी टीजीटी एवं पीजीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद।